नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो है हम लोग सल्तनत काल के बाद जिस तरह से क्षेत्रीय राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने अब तक विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को देखा। और आज हमारी क्लास जो अन्य क्षेत्रीय राज्य हैं, जो मैंने आपको बताया था कि तुगलक वंश के समय में विभिन्न विद्रोह होते विभिन्न क्षेत्रों में भारत के, और विभिन्न क्षेत्रीय राज्य स्थापित होते हैं, उन पे हमारी क्लास होगी। और क्लास स्टार्ट होने से पहले 1 मिनट में आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। मैं अपने उन दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब और लाइक भी करिए, क्योंकि असली ऊर्जा मुझे वहीं से मिलती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने ये अपना चैनल बनाया था और ढंग से मैंने इसको चलाना शुरू किया और मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो उस समय मुझे लगता है कि मुश्किल से 150 सब्सक्राइबर मेरे थे। और आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग ये संख्या जो है करीब 700 पहुँचने वाली है। तो मुझे इस बात से खुशी मिलती है कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या जो मैं देना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही है। और उसी का नतीजा है कि मुश्किल से 1 महीने के अंदर लगभग इतने सारे लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं। तो इस तरह से जब आप लोग जुड़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। इसलिए मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और उत्साह के साथ जो है आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए सहयोग कर सकूं। तो आइए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो क्षेत्रीय राज्य हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत के विभिन्न हिस्सों में जो विद्रोह होते हैं, तो उस समय कश्मीर, जौनपुर, मालवा, गुजरात और बंगाल में विभिन्न राजवंशों की स्थापना होती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं इस लेसन से संबंधित, कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है, मैं ईमानदारी से आपको कहूँ कि विभिन्न परीक्षाओं में जो है पीसीएस के, आईएएस के या फिर वनडे एग्ज़ाम्स में इनसे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। और चूँकि हम लोगों को मेन हिस्ट्री में जब पढ़ाया जाता है तो इनको बहुत फोकस नहीं किया जाता है, और हम लोग भी शायद फोकस नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ से जब प्रश्न आते हैं तो जनरली हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं और फिर हमें ये लगता है कि अरे कहाँ से पूछ दिया गया। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, उन सारी बातों की मैं यहाँ आपसे चर्चा करूँगा। और आप एक बार अगर इसको कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास भी है कि जब कभी भी आपसे एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो कोशिश यही होगी कि नहीं, आपके प्रश्न गलत ना हो, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे देंगे। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, जो कश्मीर में क्षेत्रीय राज्य स्थापित होता है, वो सबसे पहला वंश जो है वो शाहमीर वंश है। और ये शाहमीर वंश 1339 में स्थापित होता है। और ये कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहीं से कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना होती है। शाहमीर नामक व्यक्ति रहता है इसका संस्थापक, इसी के नाम पे इस वंश का नाम शाहमीर होता है। और इसमें फिर विभिन्न शासक आते हैं, और इसका जो 6ठा शासक आता है उसका नाम रहता है सिकंदर शाह। और इसकी उपाधि बुद्ध सिकन की रहती है, यानी जो ये एक धर्मांध शासक रहता है और इसका एक मंत्री रहता है सूहा भट्ट। उसके कहने पे ये अपने गैर मुस्लिम प्रजा के प्रति अत्याचार करता है और विभिन्न मंदिरों को तोड़ता है, इसलिए इसका काल जाना जाता है। इसके बाद इसका बेटा कश्मीर का शासक बनता है, वो भी इसी की नीति का पालन करता है। फिर आगे जो इस वंश का 8वां शासक बनता है जैनुल आबदीन। वो देखिए, मैंने जैनुल आबदीन की जो तिथि है उसको लिख रखी है, ताकि आपके दिमाग में एक फिगर बना रहे कि नहीं किस समय ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जैनुल आबदीन का टाइम 1420 से 1470 का है। जैनुल आबदीन शासक बनता है। और आप सभी जानते हैं कि नहीं, जब कभी भी हम कश्मीर के इतिहास की बात करते हैं तो बिना जैनुल आबदीन के जो है कश्मीर का इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, वुडशाह कहा जाता है, और उसके बाद विभिन्न तरह की उपाधियां इसको दी जाती हैं इसकी उपलब्धियों के चलते। अब देखिए, इसका जो मूल नाम है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आरओ के भी एग्ज़ाम में पूछा गया, और शायद कभी भी पूछा जाए तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इसका मूल नाम जो रहता है वो शाही खान रहता है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि अक्सर इसको वडशाह कहा जाता है और वुडशाह कहा जाता है, उससे पूछा जाता है तो हम लोग उसका मूल नाम समझ लेते हैं। फिर इसकी एक प्रसिद्ध रचना है शिकायतनामा। जब ये बूढ़ा हो जाता है तो अपने बेटों से काफ़ी नाराज़ होता है और उनके लिए जो है इसकी रचना करता है ये। और ये अपने वंश का 8वां सुल्तान रहता है जैनुल आबदीन। अब इसके द्वारा देखिए कुछ प्रमुख कार्य रहे हैं। वैसे इसकी राजनीतिक इतिहास पे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर सांस्कृतिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो इसने कश्मीर से जजिया को हटाया था, और जो ब्राह्मण, मैंने कहा कि सूहा भट्ट के समय में कश्मीर छोड़ के बहुत सारे लोग बाहर चले गए। जिस तरह से आज आप देखते हैं कि नहीं, कश्मीर वैली में अभी भी ब्राह्मण भागे हुए हैं आतंकवादियों के डर से, और दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में ये लोग रहते हैं रिफ्यूजी के रूप में। तो उस समय भी जब इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था तो कश्मीरी ब्राह्मण जो थे वो कश्मीर घाटी को छोड़ के भाग रहे थे।
तो एक तरह से देखिए कि इतिहास में ही है उनके ऊपर अत्याचार और वो फिर घाटी छोड़ते रहें। तो बाद में जो देखिए जो लोग कश्मीर छोड़ के चले गए रहते हैं, जैनुल आबदीन उनको फिर से कश्मीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करता है और वो लोग वापस आते हैं। और उसके बाद देखिए इसने कश्मीर में गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया था और जजिया की समाप्ति कर दी थी इसने। उसके बाद जो सती प्रथा प्रतिबंधित कर देता है सिकंदर शाह, उसे फिर से ये शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हिंदुओं के उस ज़माने के हिसाब से ये चीज़ें सही थी, इसलिए छूट देते थे। और इनके दरबार में जून राज और श्रीवर नामक विद्वान रहते हैं। आप जानते हैं कि द्वितीय राज तरंगिणी इन्हीं द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद इसने जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण कराया वुलर झील में। और उसके बाद इसने कश्मीर में बंदूक निर्माण में और कसीदाकारी के लिए इसने मध्य एशिया से कारीगरों को लाया और कागज़ और जिल्दसाजी का इसने विकास किया। तो आप ये समझिए कि जो कुछ भी हो सकता था प्रजा के हित में, लोगों के हित में, जैनुल आबदीन द्वारा वो सारे कार्य किए गए। और ये एक विद्वान व्यक्ति था और विभिन्न विद्वानों को इसने अपने दरबार में शरण दे रखी थी और विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता भी था ये। और इसने विभिन्न संस्कृत ग्रंथों की और संगीत ग्रंथों की फ़ारसी में इसने अनुवाद कराया था। तो इसीलिए इसे कश्मीर का अकबर या महान बादशाह कहा जाता है। अब आगे जो है देखिए फिर कश्मीर का जो इतिहास रहता है उस थोड़ा व्यवधानपूर्ण रहता है। फिर एक चाच वंश स्थापित होता है और चाच वंश के बाद जो है सन 1586 में अकबर द्वारा जो है कश्मीर का विलय मुग़ल साम्राज्य में कर लिया जाता है। तो ये कश्मीर का इतिहास होता है। अब इसके बाद जो अगला क्षेत्रीय राज्य है हमारा वो है जौनपुर। तो जौनपुर की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं कि फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा जौना खान के याद में की गई थी। उसके बाद जब दिल्ली में अव्यवस्था फैलती है तो मलिक सरवर नाम का एक किन्नर रहता है हिजड़ा, उसने जो है जौनपुर का इसको बेसिकली जौनपुर क्षेत्र का इसको प्रशासक बनाया जाता है और ये जौनपुर आके यहीं पे सरकी वंश की स्थापना कर लेता है। मलिक सरवर ये हिजड़ा रहता है और सरकी वंश की स्थापना करता है। अब चूँकि ये प्रशासक रहता है इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण कर दी। उसके बाद जो इसका बेटा रहता है, अब आपको लगेगा कि नहीं हिजड़ा है तो इससे बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इसने गोद लिया था। इसका दत्तक पुत्र था मुबारक शाह और ऐसा कहा जाता है कि खिजर खां का भतीजा था जो सैयद वंश का संस्थापक रहता है। तो मुबारक शाह इस वंश का अगला सुल्तान होता है और ये प्रथम ऐसा शासक रहता है सरकी वंश का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जो इसका अगला सुल्तान या शासक आता है वो इब्राहिम शाह सरकी होता है और ये सरकी वंश का सबसे महान शासक है इब्राहिम शाह सरकी। हाँ, एक चीज़ और है कि अब आप इन सुल्तानों या शासकों के क्रम को भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुबारक शाह, फिर इब्राहिम शाह, फिर आगे हमारा आएगा महमूद शाह, मोहम्मद शाह और हुसैन शाह। तो ये आप एक क्रम याद रखिएगा। तो देखिए इब्राहिम शाह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहता है और इसकी उपाधि जो रहती है वो सिराज हिंद की रहती है। और इसी के समय अटाला देवी का एक मंदिर रहता है जिसे तोड़ के बाद में मस्जिद बना दिया जाता है, वो पूर्ण होती है। और उसके बाद इसने जौनपुर में जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया था और वहाँ पे जलघड़ी की स्थापना करता है। अब इब्राहिम शाह सरकी के बाद देखिए महमूद शाह शासक बनता है और महमूद शाह के बाद मोहम्मद शाह अगला शासक होता है। अब इसके पश्चात इसका अंतिम और अगला शासक जो है हुसैन शाह होता है, हुसैन शाह सरकी। और हुसैन शाह सरकी के समय ही जो है बहलोल लोदी का आक्रमण होता है और वो जौनपुर को जीत लेता है। और ये हुसैन शाह सरकी चुनार में जो है बेघर होकर रहता है और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है और इस हिसाब से फिर सरकी वंश का अंत हो जाता है। और सिकंदर लोदी के समय इसे दिल्ली सल्तनत में फिर से मिला लिया जाता है। मतलब तुगलक वंश में ये लोग स्वतंत्र होते हैं और फिर लोदियों के टाइम में इनका जो है विलय फिर से दिल्ली में कर लिया जाता है। तो ये आपके हो गए सरकी वंश। अब इसके बाद देखिए मालवा क्षेत्र में जो आज आप देखेंगे बेसिकली पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है इंदौर वाला, वो मालवा कहलाता था प्राचीन और मध्यकाल में। मालवा में जो है जब अव्यवस्था फैलती है तुगलक के टाइम में तो उस समय दिलावर खान नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो मालवा आता है। चूँकि इसको भी प्रशासक नियुक्त किया जाता है मालवा का, तो ये यहाँ आके स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। और अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इसका वंश रहता है ये खिलजी वंश कहलाता है। और फिर यहाँ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो है सल्तनत कालीन खिलजी नहीं है,
ये मतलब जाति से तुर्क रहते हैं, खिलजी तुर्क रहते हैं, इसलिए इसको खिलजी वंश कहा जाता है। और सॉरी, खिलजी वंश नहीं, गोरी वंश कहा जाता है। ये गोर रहते हैं, गजनी से रहते हैं, इसलिए गोर वंश की स्थापना करते हैं। और दिलावर खां जो है गोर वंश का रहता है और ये गोर वंश की स्थापना करता है। इसके पश्चात इसका जो बेटा रहता है अलप खान, वो शासक बनता है और वो उपाधि लेता है हुसंग शाह की। और आप जानते हैं कि होशंगाबाद जो शहर है इसी के द्वारा स्थापित किया गया रहता है। और इसने मांडू की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। आप आज कभी मध्य प्रदेश में जाएंगे तो अब ये मांडव के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी वहाँ पे विभिन्न सारे जो महल, जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, इसके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्लेक्स है। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्स है, आपको घूमने को मिल सकता है, कभी जाने का मौका मिले तो घूमिए। तो इसने मांडू की स्थापना की और अपने अंतिम समय में नर्मदा के तट पर होशंगाबाद की स्थापना की। और अब आज जो है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, सरकार द्वारा उसका नाम बदल दिया गया। इसके बाद इसने हिंदुओं के लिए ललितपुर मंदिर की स्थापना की। अब इसके बाद जो अगला शासक आता है गोरी वंश में, ये मोहम्मद महमूद गोरी रहता है, वह इस वंश का अंतिम शासक रहता है। और इसका जो वजीर या मंत्री रहता है महमूद खां, वो इसे जहर देकर इसकी हत्या कर देता है और फिर जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है। अब जिस तरह से मैंने आपको कहा कि यहाँ गोरी के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ये वो गोरी नहीं रहते हैं, ये जाति से गौर रहते हैं, इसलिए इनको गोरी कहा गया। और इसी तरह से ये जाति से खिलजी तुर्क रहता है महमूद खां, इसलिए इसको खिलजी वंश कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, दिल्ली वाले गोरी खिलजी अलग हैं और ये गोरी खिलजी अलग हैं। और इसकी स्थापना करता है महमूद शाह और महमूद खां, और महमूद शाह प्रथम नाम से ही अपना राज्याभिषेक कराता है। और इसका जो है इसके समकालीन राणा कुंभा जो राजस्थान में शासक रहते हैं उनसे युद्ध होता है और दोनों जो है अपने अपने जीत के दावे की बात करते हैं। ये अलग बात है कि नहीं अनिर्णित रहता है। इसके बाद इसका दूसरा शासक जो महमूद शाह द्वितीय होता है और इसी के समय गुजरात का शासक रहता है बहादुर शाह। उसके द्वारा जो है गुजरात में विलय कर लिया जाता है मालवा का। और आगे फिर मुग़लों के टाइम में, अकबर के समय में मालवा का और गुजरात का दोनों का आप देखेंगे कि विलय मुग़ल वंश में हो जाता है। तो एक कनेक्टिविटी बनी रहे कि किस तरह से कौन आ रहा है, फिर कैसे आएगा, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें मैं बताता चलता हूँ। अब इसके बाद देखिए, एक क्षेत्रीय राज्य इस समय गुजरात रहता है बहुत प्रसिद्ध, और यहाँ का जो प्रशासक रहता है जफ़र खान, ये भी नियुक्त रहता है तुगलक की तरफ से, और ये विद्रोह करके यहाँ पे अपने वंश की स्थापना करता है। और जब ये यहाँ शासक बनता है तो जफ़र खान पहले अपने पुत्र को शासक बनाता है, लेकिन ये अपने पुत्र को ही जहर दे के फिर अपनी सत्ता काबिज करता है। और फिर इसके पौत्र द्वारा जो कि अलप खान रहता है, जफ़र खान को जहर दे देता है अलप खान, और फिर अपने शासक बनता है अहमद शाह के नाम से, अहमद शाह प्रथम के नाम से ये यहाँ शासक बनता है। और ये आप समझिए कि गुजरात का सबसे प्रतापी या शक्तिशाली शासक रहता है। और इसी ने अहमदाबाद शहर की स्थापना की, जो आज वर्तमान अहमदाबाद हम देख रहे हैं। और ये गुजरात का पहला शासक रहता है जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। और इसी के समय जो है अहमदाबाद की जामा मस्जिद और 3 दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण होता है। और ये एक बहुत ही विद्वान सुल्तान रहता है, जिसे सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है। तो काफ़ी पढ़ा लिखा और विद्वत जन रहता है ये। इसके बाद जो इसका अगला शासक होता है गुजरात वंश में, वो देखिए मोहम्मद शाह होता है। और मोहम्मद शाह के बाद इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक होता है महमूद बेगड़ा। और महमूद बेगड़ा का जो मूल नाम है देखिए वो फतेह खान रहता है, ये भी आप ध्यान रखिए। और बेगड़ा के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो मूछें थी वो गाय की पूँछ की तरह बेगड़ थी और इस तरह से ये पीछे लपेट के रहता था, इसलिए इसको बेगड़ा या बेगड़ा की उपाधि दी गई थी। और इसके बारे में कुछ और भी बातें प्रचलित हैं, पुर्तगाली यात्रियों द्वारा लिखा गया है कि इसको बचपन से जो है किसी जहर का सेवन कराया जाता था, और जब कोई मक्खी इसके शरीर पे बैठती थी तो वो फूल कर मर जाती थी। और इसके बारे में एक बात और प्रचलित थी कि ये खाने का बहुत शौकीन था, इसलिए इसको पेटू भी कहा जाता था। तो इस तरह के शासक भी हुए हैं हमारे इतिहास में। तो महमूद बेगड़ा था, और इसका जो दरबारी रहता है वो उदयराज नाम का व्यक्ति रहता है, और इसने महमूद चरित की रचना की। और इस वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो रहता है बहादुर शाह। और बहादुर शाह के बारे में कहा जाता है कि ये पुर्तगालियों के साथ जाता है वार्ता करने के लिए जहाज़ पे, और पुर्तगालियों द्वारा इसको समुद्र में फेंक दिया जाता है और ये डूब के मर जाता है।
और आप देखेंगे फिर आगे जो है अकबर के काल में जो है गुजरात का विलय भी मुग़ल वंश में या मुग़ल साम्राज्य में कर लिया जाता है। तो ये आपका गुजरात क्षेत्रीय राज्य ख़त्म होता है। अब इसके बाद देखिए अगला जो क्षेत्रीय राज्य है वो बंगाल है। क्योंकि बंगाल की जो दूरी थी वो दिल्ली से बहुत अधिक दूर था ये, इसलिए यहाँ पे सल्तनत काल में किसी सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं हो पाता था और यहाँ पे बार बार विद्रोह होते थे और जो विद्रोही होते थे वो यहाँ से भाग जाते थे। जैसे गुजरात में भी भागते थे, बंगाल में भी भाग जाते थे। और आज भी आप देखिए कि कभी भी जब केंद्र की सरकार होती है तो जो बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका कभी केंद्र की सरकार से बनता नहीं। तो आज भी एक तरह से विद्रोह वाला जो रुख है, जैसे आप देखिए ममता बनर्जी दीदी हैं, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी ठनी रहती है, तो वो विद्रोही रुख आज भी यहाँ की राजनीति में चल रहा है। तो इस समय जो तुगलक काल में देखिए जो यहाँ पे वंश स्थापित होता है वो इलियास वंश रहता है और इलियास शाह नामक व्यक्ति जो है इसका संस्थापक रहता है। और इलियास शाह के बाद इस वंश का जो अगला प्रमुख शासक होता है वो बारबाक शाह होता है और इसने मालधर वसु को गुणराज खां की उपाधि दी थी। और मालधर वसु जो है इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रहते हैं और कृत्तिवास जो है बांग्ला रामायण के लेखक हैं वो भी इसके दरबार में रहती हैं। और ये जो मालधर वसु रहते हैं श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी, बहुत प्रसिद्ध रचना है, तो ये आपको याद रखना चाहिए इनसे संबंधित। फिर इसके बाद देखिए फिर एक व्यवधान आता है बंगाल की राजनीति में, एक छोटा सा राजवंश स्थापित होता है और उसके बाद एक प्रमुख राजवंश स्थापित होता है हुसैन वंश और उसका संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन शाह रहता है। और इसकी उपाधि जो है वो जगत भूषण और नृपति की रहती है, नृपति तिलक की रहती है। अब चूँकि ये मुस्लिम शासक है और इसकी उपाधि जो है हिंदू टाइटल से मेल खाती है, इसलिए इसको कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिए। और इसे समकालीन लोग कृष्ण का अवतार कहते हैं, इसकी रुचि रहती है। और ये देखिए भगवान चैतन्य जो रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भक्ति संत हैं, उनका यह समकालीन रहता है। और आप देखते हैं कि जब चैतन्य का जो समय होता है वो बंगाल और उड़ीसा पे बड़ा प्रभावी होता है, चैतन्य का प्रभाव रहता है। वैष्णववाद का देखेंगे आप, इस समय बहुत प्रभाव होता है, तो उनके प्रभाव में भी ये रहता है। और इसी के समय जो है बांग्ला भाषा का महत्वपूर्ण विकास होता है। जो आज हम बांग्ला भाषा देख रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण विकास जो है अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में होता है। इसके बाद इस वंश का जो अगला शासक आता है हुसैन वंश का, वो नुसरत शाह होता है और इसके द्वारा बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किया गया रहता है। ये इसके प्रसिद्ध स्थापत्य रहता है। और जब बाबर का आक्रमण होता है हिंदुस्तान पे तो उस समय जो है नुसरत शाह ही बंगाल का शासक होता है, ये भी हमें याद रखना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे फिर धीरे धीरे इनका विलय होगा, जब हम मुग़लों को पढ़ेंगे तो उसका इतिहास देखेंगे। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो गयासुद्दीन महमूद शाह होता है, अंतिम शासक। इसके बाद जो है अकबर द्वारा बंगाल को मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो हमने आज ये देखा कि किस तरह से सल्तनत काल में जब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सल्तनत का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह होते हैं। तो उस विद्रोह के दौरान हिंदुस्तान के इन क्षेत्रों के बारे में, जिनके बारे में हमने चर्चा की, ये विभिन्न राजवंश स्थापित होते हैं और फिर उनके द्वारा शासन करना और उनके प्रसिद्ध कार्य जो होते हैं वो मैंने आपको बताया, और फिर कैसे उनका पतन होता है। और कल जो हमारी क्लास होगी वो इनके सांस्कृतिक पक्ष से होगी, जो इनकी संस्कृति और समाज रहता है उससे जुड़े जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लेके मैं आपको कल एक वीडियो बनाऊंगा, तब जाके ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्षेत्रीय राज। उसके बाद जो है हम सूफ़ी और भक्ति करेंगे, उसके बाद हम जो है मुग़ल काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।